प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्रायोगिक रूप से यदि हम अलग अलग चतुर्थांशों में प्रवेश करते हैं तो उसके साथ साथ त्रिकोणमितीय अनुपातों में किस प्रकार से परिवर्तन होता जाता है। तो ये हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे। तो आइए देखते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम त्रिकोणमितीय फलनों के मान में किस प्रकार परिवर्तन होता है जब हम एक चतुर्थांश से दूसरे चतुर्थांश में जाते हैं। हम लोग त्रिकोणमितीय मानों का अध्ययन कक्षा 10वीं में भी कर चुके हैं, जहां हमने थीटा का मान 0 से लेकर 90 डिग्री तक की स्थिति में विभिन्न कोणों को ज्ञात किया था। अब हम देख चुके हैं कि जैसे जैसे परिक्रामी रेखा 90 डिग्री से भी आगे बढ़ती है तो वैसी स्थिति में त्रिकोणमितीय फलनों के मान किस प्रकार बदलते हैं। हम जानते हैं कि एक परिक्रामी रेखा अपनी मूल स्थिति से अर्थात एक्स अक्ष की दिशा से परिक्रमण करते हुए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करते हुए पूरे 360 डिग्री का चक्कर लगाने के बाद वापस अपनी पूर्व अवस्था में आ जाती है। देखें हम चित्र में आप देख सकते हैं, अभी ये परिक्रामी रेखा मूल स्थिति में है जो लाल रंग से दिखाई दे रही है। अब जैसे जैसे ये कोण आगे बढ़ाते जाएंगे हम, ये परिक्रामी रेखा आगे बढ़ती जा रही है और 360 डिग्री के बाद में वापस अपनी मूल स्थिति में आ गई है। तो इस तरह से यदि हम समझने की कोशिश करें कि इस स्थिति में साइन थीटा और कॉस थीटा क्या है, तो हम इसको इस ढंग से देख सकते हैं। मान लीजिए ये एक समकोण त्रिभुज है और जो आपको चित्र में दिखाई दे रहा है वृत्त, उसकी त्रिज्या हमने 1 मानी है। तो ये जो वृत्त के अंदर त्रिभुज दिखाई दे रहा है उसी को यहाँ पर व्यक्त किया जा रहा है। ये वाली जो त्रिज्या है इसकी 1 है और इस स्थिति में अगर इसको हम कोण को थीटा कहें, ये कोण थीटा है, तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। और हम जानते हैं साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण यानी P/1। अब यहाँ पर चूंकि कर्ण इकाई है इसलिए P/1 = P हो गया। इसी तरह से यदि हम cos थीटा का मान निकालें तो cos थीटा यानी B/H, B/1, क्योंकि h का मान 1 है और यहाँ पे हम देख रहे हैं ये। तो हम एक चीज़ यहाँ पर नोटिस कर रहे हैं कि अगर हम इकाई त्रिज्या का कोई वृत्त लेते हैं तो या इकाई त्रिज्या का समकोण त्रिभुज लेते हैं जिसमें कर्ण की लंबाई 1 हो, ऐसा समकोण त्रिभुज जिसमें कर्ण की लंबाई 1 हो, तो उस स्थिति में हम देख रहे हैं साइन थीटा का मान P के बराबर आ रहा है और कॉस थीटा का मान B के बराबर आ रहा है। तो हमारे पास में अब इस त्रिभुज में या इस वृत्तीय मार्ग पर गति करते हुए कर्ण के लिए बहुत हम आसानी से देख सकते हैं कि यदि हम लंब वाली दूरी को देखें तो वो साइन थीटा को व्यक्त करेगी और यदि B वाली दूरी को देखें तो वो कॉस थीटा को व्यक्त करेगी। अब आप इस चित्र में देख सकते हैं, ये जो नीले रंग से दिखाई दे रही है ये साइन थीटा को व्यक्त कर रही है क्योंकि ये लंब के स्थान पर है, और ये जो लाल रंग से आपको दिखाई दे रही है जो बेस के स्थान पर है, आधार के स्थान पर है, ये कॉस थीटा को व्यक्त कर रही है। ये कॉस थीटा हो गया और ये जो नीले रंग से दिखाई दे रहा है ये साइन थीटा हो गया। तो इस तरह से हम बहुत आसानी से साइन थीटा और कॉस थीटा को देख सकते हैं। अभी तक हम मैथमेटिकली देखते थे, लेकिन अब हम इसको ज्योमेट्रिकली देख सकते हैं कि जो इस त्रिभुज में लंब हमें दिखाई दे रहा है वो लंब, चूँकि ये कर्ण इसका त्रिभुज का
कर्ण इकाई है, इसलिए ये जो लंब है ये साइन थीटा को व्यक्त कर रहा है और आधार कॉस थीटा को व्यक्त कर रहा है। तो अब हम इस परिक्रामी रेखा को अलग अलग क्वाड्रेंट में, अलग अलग चतुर्थांशों में ले जाते हैं और हम देखते हैं कि इस मान में क्या परिवर्तन आता है। सबसे पहली वाली स्थिति में देखें कि यहाँ पर अगर हम इसको, मैं शुरुआत से घुमाता हूँ, अभी ये मूल स्थिति में है, 5 डिग्री का कोण है। जब हम इसको 90 डिग्री तक लाते हैं, ये यहाँ तक, तो ऐसी स्थिति में इस बिंदु तक पहुँचने के लिए हमें एक्स अक्ष की दिशा में भी धनात्मक चलना पड़ता है, वाई अक्ष की दिशा में भी धनात्मक चलना पड़ता है प्रथम चतुर्थांश में। तो हम देख सकते हैं कि ऐसी स्थिति में साइन थीटा का मान भी, क्योंकि साइन थीटा यहाँ पर वाई के स्थान पर है और कॉस थीटा एक्स के स्थान पर है, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर साइन थीटा का मान भी धनात्मक है और कॉस थीटा का मान भी धनात्मक है। अब एक चीज़ हम और देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम, अभी ये 0 की स्थिति में, अब मैं धीरे धीरे कोण इसका बढ़ा रहा हूँ। आप देख सकते हैं ये कोण का मान बढ़ रहा है और कोण का मान बढ़ने के साथ साथ आप एक चीज़ और नोटिस करें कि ये जो नीले रंग की रेखा है जिसको हम साइन थीटा से व्यक्त कर रहे हैं, इसका मान बढ़ते जा रहा है, ये देखिए। और ये जो लाल रंग की रेखा है जिसको हम कॉस थीटा से व्यक्त कर रहे हैं, इसका मान कम होते जा रहा है। और हम ये भी देख रहे हैं कि जब हम 90 पर पहुंच जाएंगे तो साइन थीटा का मान 1 हो जाएगा और कॉस थीटा का मान 0 हो जाएगा। देखें इसको भी, देखते जा रहे हैं हम कि कॉस थीटा का मान कम होते जा रहा है, साइन थीटा का मान बढ़ते जा रहा है। और इस स्थिति में आकर, यानी 90 डिग्री की स्थिति में आकर के साइन थीटा का मान 1 पर पहुंच गया और कॉस थीटा का मान 0 हो गया। तो हम ये, हमारे जब हम मान निकालते हैं तो हम ये जानते हैं साइन 0 का मान 0 होता है। फिर जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ते जाता है तो साइन थीटा का मान भी बढ़ता जाता है और अंतिम स्थिति में 90 डिग्री की स्थिति में साइन थीटा का मान 1 होता है। तो वो चीज़ यहाँ पर भी कंफर्म हो रही है। इसी तरह से अपन जानते हैं कि कॉस थीटा, कॉस 0 का मान 1 होता है। तो हमने सबसे प्रारंभिक स्थिति में देखा था कि ये जो लाल लकीर थी, ये इसकी लंबाई 1 थी और धीरे धीरे ये कम होती गई और जब 90 डिग्री पर पहुंच गए तो कॉस थीटा का मान, यानी लाल लकीर 0 हो गई, यानी कॉस थीटा 0 हो गया। तो इस तरह से ये चीज़ें हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि अब हम अलग अलग क्वाड्रेंट में जाएंगे तो ये साइन थीटा और कॉस थीटा के मान में किस तरह से परिवर्तन आएगा। तो इसको हम वापस प्रैक्टिकली करें। अब हम 90 डिग्री तक पहुंच गए। अब सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए हमें कोण का मान और बढ़ाना पड़ेगा। तो हम जानते हैं सेकंड क्वाड्रेंट आपका 90 से 180 डिग्री के बीच में है। तो हम देखें कोण का मान किस तरह से बदल रहा है। देखिए ये हमने कोण का मान बढ़ाना शुरू कर दिया है, यानी अब आप इसमें एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि अब कॉस थीटा का मान बढ़ रहा है, लेकिन कौन सी दिशा में बढ़ रहा है, ऋणात्मक दिशा में। और साइन थीटा का मान, यानी ये जो नीली लकीर है इसकी लंबाई कम हो रही है और लाल लकीर की लंबाई बढ़ रही है। आप देख सकते हैं ये लाल लकीर की लंबाई बढ़ रही है लेकिन नीली लकीर की लंबाई कम हो रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि साइन थीटा का मान, इसकी जो ओरिजिनल लंबाई थी वो 1 थी, 1 से कम होते होते, और जब हम इस रेखा के ऊपर आ जाएंगे तब इसका मान 0 हो जाएगा। और हम देख सकते हैं कि ये कॉस थीटा का मान बढ़ता जा रहा है। ये देखिए बढ़ता जा रहा है कॉस थीटा का मान, और बढ़ता जा रहा है, या हम कह सकते हैं कि ऋणात्मक दिशा में बढ़ रहा है, यानी -1 के नज़दीक पहुंच रहा है। जैसे जैसे ये -1 के नज़दीक पहुंच रहा है, साइन थीटा का मान कम होते होते ये 0 के नज़दीक पहुंच रहा है। और हम इस स्थिति में देख सकते हैं कि साइन 180 डिग्री का मान, ये 180 डिग्री का मान 0 हो गया, यानी नीली लकीर पूरी 0 हो गई, यानी साइन थीटा का मान 0 हो गया और कॉस थीटा का मान
-1 हो गया, जो यहाँ आप लिखा हुआ भी देख सकते हैं। तो इस स्थिति में हमने सेकंड क्वाड्रेंट में देख लिया कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा का मान तो धनात्मक होता है, क्योंकि हमने देखा है कि अगर ऊपर की दिशा में हम नापते हैं तो वो धनात्मक होता है, नीचे की दिशा में नापते हैं तो वो ऋणात्मक होता है, राइट हैंड साइड की डायरेक्शन में नापते हैं तो धनात्मक होता है, और लेफ्ट हैंड साइड की डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टली नापते हैं तो वो ऋणात्मक होता है। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि साइन थीटा का मान तो धनात्मक है, लेकिन कॉस थीटा का मान यहाँ पर ऋणात्मक है। तो एक चीज़ हम लोगों ने नोटिस कर ली कि प्रथम चतुर्थांश में साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा ये सभी धनात्मक होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में हमने देखा कि साइन थीटा का मान धनात्मक है, लेकिन कॉस थीटा ऋणात्मक हो गया। अब टेन थीटा यदि निकालेंगे तो टेन थीटा होता है साइन थीटा अपान कॉस थीटा। साइन थीटा धनात्मक है लेकिन कॉस थीटा ऋणात्मक है, तो टेन थीटा भी ऋणात्मक हो जाएगा। तो इस स्थिति में हम देख रहे हैं सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन थीटा धनात्मक है। अब और आगे बढ़े हम 180 डिग्री तक पहुंच गए। अब धीरे धीरे और आगे बढ़ते हैं और अब हम प्रवेश करेंगे तृतीय चतुर्थांश में, थर्ड क्वाड्रेंट में। देखिए अब हम बढ़ना शुरू हो गए तृतीय चतुर्थांश में। कोण का मान बढ़ते जा रहा है, 194 डिग्री हो गया है, और हम चीज़ देख रहे हैं कि साइन थीटा का मान नीचे की ओर बढ़ रहा है। ये नीली लकीर की लंबाई बढ़ रही है और लाल लकीर की लंबाई कम हो रही है, लेकिन नीली लकीर नीचे की दिशा में बढ़ रही है, यानी साइन थीटा का मान ऋणात्मक है और कॉस थीटा भी ऋणात्मक है। देख सकते हैं हम दोनों स्थितियों में कॉस थीटा भी ऋणात्मक है क्योंकि ये मूल बिंदु से बाईं ओर है, और साइन थीटा भी ऋणात्मक है क्योंकि ये नीचे की ओर है। तो इस तरह से हम थर्ड क्वाड्रेंट में देख रहे हैं कि साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों के मान ऋणात्मक हैं। लेकिन हम एक चीज़ और देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम सेकंड क्वाड्रेंट से थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, साइन थीटा का मान किस ओर जा रहा है? -1 की ओर जा रहा है, और कॉस थीटा का मान 0 की ओर बढ़ रहा है। यानी लाल लकीर छोटी होती जा रही है और नीली लकीर नीचे की ओर बढ़ती जा रही है। हम देख सकते हैं इसको, ये हमने बढ़ते गए, कोण जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे नीली लकीर 1 के नज़दीक पहुंच रही है, इसकी लंबाई 1 के नज़दीक पहुंच रही है। और हम देख सकते हैं यहाँ पे लाल लकीर छोटी होती जा रही है और नीली लकीर बड़ी होती जा रही है। और इस स्थिति में आकर के अभी 263 हुआ, 265, 266, 67, 68, 269 और 270 की स्थिति में आप देख सकते हैं साइन थीटा का मान 1 हो गया, लेकिन ये ऋणात्मक दिशा में है तो ये -1 हो गया। अब यदि इसी को हम रेडियन की भाषा में बोलें तो ये कोण कितना हो गया? 3/4 रेडियन। कितने समकोण हो रहे हैं इसमें? 3 समकोण पूरे हो रहे हैं। एक समकोण में π/2 होता है, तो 3 समकोण में 3π/2 अर्थात 270 डिग्री 3π/2 एंगल के बराबर है। तो हम देख सकते हैं साइन 3π/2 का मान -1 मिल रहा है और कॉस 3π/2 का मान 0 हो गया। ये ज्योमेट्रिकली हमको दिख रहा है। अब हम थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच गए। थर्ड से अब हमें फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हम देखें कि क्या स्थिति बनती है। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमने कोण का मान बढ़ाना शुरू किया। ये कोण का मान बढ़ रहा है और आप देख रहे हैं कि नीली लकीर की लंबाई कम होती जा रही है और लाल लकीर की लंबाई बढ़ती जा रही है। ये आप देख सकते हैं नीली लकीर छोटी होती जा रही है, लाल लकीर बढ़ती जा रही है। अब यहाँ पर जो चीज़ अपने को दिखाई दे रही है वो ये है कि लाल लकीर राइट हैंड साइड की डायरेक्शन में है। इसका मतलब लाल लकीर धनात्मक है, लेकिन लाल लकीर किसको व्यक्त करती है? कॉस थीटा को। तो इसका मतलब ये हुआ कि चतुर्थांश में कॉस थीटा धनात्मक है, और साइन थीटा हम देख सकते हैं कि नीचे की तरफ है, इसलिए साइन थीटा ऋणात्मक है। और हम ये भी देख रहे हैं कि तीसरे चतुर्थांश से चतुर्थ चतुर्थांश में जा रहे हैं तो कॉस थीटा का मान बढ़ता जा रहा है और साइन थीटा का मान कम होता जा रहा है। देख सकते हैं हम इसको, ये लाल लकीर बढ़ती जा रही है, नीली लकीर छोटी होती जा रही है। 343
डिग्री पे पहुंच गए हम, और 349 डिग्री पर पहुंच गए, 351 पे पहुंच गए, और 359, और ये 360 पे वापस अपन मूल स्थिति में आ गए। तो 360 डिग्री पर यदि हमने एक पूरा चक्कर लगा लेंगे तो हम वापस वहीं पर आ जाएंगे, है ना। अब 360 डिग्री आप एक बार चक्कर लगाओ या 2 बार लगाओ या 3 बार लगाओ, आप वापस घूम करके उसी बिंदु पर आ जाओगे। तो यदि हम कोई कोण की स्थिति में हैं और यदि उसमें हम 360 डिग्री जोड़ दें तो भी हम वहीं के वहीं रहेंगे। एक चक्कर लगा करके हम केवल वापस उस जगह पे आ गए। अगर 2 चक्कर लगा लें तो वो 720 डिग्री हो जाएगा, 3 चक्कर लगा लें तो 3 गुणित 360 डिग्री हो जाएगा। और यदि इसी बात को रेडियन की भाषा में हम कहें तो हम कहेंगे कि एक बार 2 पाई रेडियन कोण घूमने पर उसी बिंदु पर हम वापस आ जाते हैं। एक चक्कर पूरा लगा करके उसी बिंदु पर हम आ जाते हैं। तो इसका मतलब अगर हम किसी कोण में, रेडियन में जो कोण हो उसमें 2 पाई रेडियन जोड़ें या 4 पाई रेडियन जोड़ें या 6 पाई रेडियन जोड़ें या 8 पाई रेडियन जोड़ें, तो हर स्थिति में कोण वही बना रहेगा। और इसी तरह से यदि डिग्री में अपन बात करें कि उस कोण में यदि हम 360 डिग्री जोड़ें या 2 गुणित 360 डिग्री जोड़ें या 3 गुणित 360 डिग्री जोड़ें, इसका मतलब ये हुआ कि एक चक्कर लगाया या 2 चक्कर लगाए या 3 चक्कर लगाए, और चक्कर लगाने के बाद हम उसी मूल स्थिति में आ गए। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारे पास में कोण का मान 0 से लेकर के 360 डिग्री तक ही होता है। हम चाहे जितने चक्कर लगा लें, मान लीजिए कि हमने 365 डिग्री पे आ गए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम 5 डिग्री पर ही आए, क्योंकि 360 प्लस 5 और 360 यानी वापस 0 पे पहुंच गए। तो 365 डिग्री चले मतलब 5 डिग्री चले। तो इस तरह से हमने प्रैक्टिकली किसी वृत्तीय मार्ग पर जब कोई परिक्रामी रेखा घूमती है तो उस स्थिति में साइन थीटा कॉस थीटा यानी त्रिकोणमितीय अनुपात किस प्रकार से प्रभावित होते हैं, ये हमने प्रैक्टिकली देखा। अब ये चीज़ हम लोगों ने समझ ली है कि किस तरह से क्वाड्रेंट में, अलग अलग क्वाड्रेंट में जाने पर साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा के मान बदलते हैं। इन्हीं को अब हम, इसी अवधारणा को समझने के बाद अब हम लोग प्रश्नावली में प्रश्नों को कागज पर हल करेंगे। अभी हमने प्रायोगिक रूप से देखा, अब इसी प्रयोग को आप लोग अपनी कॉपी में भी करके देख सकते हैं। आप एक वृत्त बना लें और एक परिक्रामी रेखा की जगह कोई पेन ले लिया और उसको आप घुमाते जाएं, और उसके बाद में चेक करते जाएं कि साइन थीटा का मान, कॉस थीटा का मान किस तरह से परिवर्तित हो रहा है। और जब आप स्वयं करके देखेंगे तो सारी चीज़ आपको दिमाग में स्पष्ट हो जाएगी। आपको कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा, हर चीज़ आप लोग समझ करके कर पाएंगे। तो अब हम लोग कॉपी में देखते हैं। अब हम लोग कॉपी में देख रहे हैं, पुस्तक में देख रहे हैं कि एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या इकाई है और ये परिक्रामी पथ पर एक वृत्ताकार मार्ग के पथ पर घूम रहा है, जो हमने प्रैक्टिकली देखा था। आप हर बिंदु देख सकते हैं। आप ये वाला जो बिंदु है, इस बिंदु के निर्देशांक 10 है। ऊपर वाला जो बिंदु दिखाई दे रहा है, इस बिंदु के निर्देशांक 01 है, ये -10 है। और जैसे जैसे अब ये जो बी दिखाई दे रही है आपको, ये बी क्या है, साइन थीटा। अभी हम देख चुके हैं ये, चूँकि ये इकाई, और ये जो ए दिखाई दे रहा है ये है कॉस थीटा। तो बी और ए के मान बदलते जाएंगे जैसे जैसे हम इस वृत्तीय मार्ग पर आगे बढ़ेंगे, तो बी और ए के मान बदलते जाएंगे। बी का मान धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, ए का मान धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देख चुके हैं। अब जो हम देख चुके हैं उसी को हमने यदि टेबल के रूप में लिखें तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। ये अब टेबल आ गया आपके सामने। यहाँ तक 0 से लेकर के π/2 तक ये कोण आप लोगों को मालूम है, आप लोगों ने 10वीं कक्षा में पढ़ा है। अब हम लोगों ने ये भी देखा कि जैसे जैसे हम कोण को बढ़ाते हुए पाई पर पहुँचे यानी
180 डिग्री पर पहुँचे तो हमने देखा था कि नीली लकीर की लंबाई 0 हो गई थी, यानी साइन पाई का मान 0 होता है, ये हमने कंफर्म कर लिया था। और जो लाल लकीर थी उसकी लंबाई 1 हो गई थी, लेकिन उसकी दिशा विपरीत थी, तो इसका मान -1 हो गया, ये भी हमने कंफर्म कर लिया। और टेन थीटा का मान साइन थीटा अपान कॉस थीटा, तो ये 0 हो गया। इसी तरह 3π/2 का मतलब 270 डिग्री। 270 डिग्री पर हमने देखा था कि साइन थीटा का मान एकदम नीचे की तरफ आ गया था, -1 हो गया था। आप लोग उसको फिर से रिवर्स करके देख सकते हैं। और कॉस थीटा की लंबाई जो थी वो 0 हो गई थी। और अगर हम टेन थीटा निकालते तो साइन थीटा अपान कॉस थीटा, तो साइन 3π/2 अपान कॉस 3π/2, तो ये अपरिभाषित हो जाता क्योंकि 0 से भाग जा रहा है, तो ये अनंत सरी की स्थिति मिलती है अपने को। और 2π पर हमने देखा था कि वापस अपन मूल स्थिति में आ गए थे, यानी ये कोण और ये कोण एक सरी है का है, ये वाला कोण और ये वाला कोण एक सरी का है, ये वाला और ये वाला एक सरी का है। तो इस तरह से हमने इन कोणों को प्रैक्टिकली देख लिया था। और हमने ये भी देखा था कि प्रथम चतुर्थांश में, जो यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट लिखा हुआ है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट लिखा हुआ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन भी धनात्मक है, कॉस भी धनात्मक है और टेन भी धनात्मक है ना। अभी आपको केवल ये साइन कॉस टेन को ही याद रख लें, तो इनको अलग से याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें जो है, आप अगर साइन याद है आपको तो उसकी सहायता से आप कोसेक निकाल सकते हैं, कॉस याद है तो उसका केवल उल्टा करना है आपको, इन्वर्स करना है और आप सेक निकाल सकते हैं। टेन यदि याद है आपको तो आप कॉट निकाल सकते हैं। तो आपका आधा काम कम हो जाएगा। यदि आपने केवल साइन कॉस टेन के लिए ही चीज़ों को सीख लिया तो केवल इन्वर्स करके उनको बाकी अनुपातों को हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इनके लिए आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, केवल इतना ही अपने को ध्यान रखने की ज़रूरत है। और सेकंड क्वाड्रेंट में हमने देख लिया था कि साइन धनात्मक होता है, कॉस ऋणात्मक होता है, और चूंकि इनका अनुपात ये भी ऋणात्मक हो जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में हमने देखा था कि साइन ऋणात्मक होता है, कॉस ऋणात्मक होता है, लेकिन इनका अनुपात धनात्मक हो जाएगा। और चतुर्थांश में साइन ऋणात्मक होता है, कॉस धनात्मक होता है और इनका अनुपात भी ऋणात्मक हो जाएगा। अब इस चीज़ को आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, आप एक छोटे से ढंग से इसको याद रख सकते हैं। मान लीजिए कि हमने कोई भी एक सेंटेंस याद रख लिया। हम सवेरे उठ करके प्रतिदिन चाय पीते हैं, तो छोटे कप में चाय पीते हैं, तो ए स्मॉल टी कप। अब ये छोटा सा वाक्य है, आप इसको याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर ए, उसके बाद में एस आ रहा है, तो ये एस, यहाँ पर टी आ रहा है, टी, और यहाँ पे सी आ रहा है, तो ये इसका मतलब हो गया कि इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी धनात्मक होते हैं, ऑल पॉजिटिव। इसमें साइन पॉजिटिव होता है, इसमें टेन पॉजिटिव होता है और इसमें कॉस पॉजिटिव होता है। तो ये इस ढंग से आप याद आसानी से रख सकते हैं। और भी कोई आपको वाक्य अच्छा लगता हो जिसके आधार पर आप याद रख सकते हैं तो उसका उपयोग कर सकते हैं। तो आप इस ढंग से ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव और कॉस पॉजिटिव। अब ये आप लोगों ने 10वीं कक्षा में त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण पढ़ी, एक बार अपन थोड़ा सा और इसको रिवाइज कर लें क्योंकि इसकी अपने को ज़रूरत पड़ना है। सारी चीज़ें हो सकता है आप लोगों को याद भी हो। ये एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण थीटा है और आधार बी है, लंब पी है और कर्ण एच है। तो हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से h² = p² + b², ये समीकरण 1 है। अब यदि पूरी समीकरण में दोनों पक्षों में h² से भाग दें तो हमको ये मिलेगा 1 = p² / h² + b² और p/h साइन थीटा होता है, तो p² / h² को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, और b/h कॉस थीटा होता है तो b² / h² को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यह पहली सारी समीकरण हो गई। इसी तरह से यदि
समीकरण 1 में बी स्क्वायर से भाग दें तो आपको प्राप्त होगा सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और इसी तरह से समीकरण 1 में यदि हम पी स्क्वायर से भाग दें तो आपको जो समीकरण प्राप्त होगी वो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन यदि आप एक बार उसको रिवाइज कर लेंगे तो चीज़ें वापस आप लोगों के सामने आ जाएगी। अब इस पर आधारित प्रश्न, आप लोगों की जो प्रश्नावली है उसमें पहला प्रश्न शायद 4.2 है ये। इसमें प्रश्न पहला कि cos x बराबर -1/2 और हमें ये दिया हुआ है कि कोण तीसरे चतुर्थांश में स्थित है, तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। जब भी इस तरह का सवाल हो तो हम ये हमारे स्मरण के लिए ऐसा पूरा बना करके रख लेंगे। ये चतुर्थांश आपको दिख रहा है, आल, साइन, टेन, कॉस। थोड़ी सी देर लगेगी बनाने में। अब हमें क्या करना है, cos x का मान दिया हुआ है, उसकी सहायता से हम sin x का मान ज्ञात कर लेंगे। तो ये सर्व समीकरण का हमने उपयोग किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सर्व समीकरण sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसका उपयोग किया हमने। और इसके सहायता से हमने sin थीटा बराबर ये हो जाता है प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो sin x का मान हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस, ये इसमें करेक्शन कर लीजिए आप, ये यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा, है ना। साइन थीटा बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और साइन एक्स बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस, अब यहाँ पे जो cos x है उसका मान रख दिया और मान रखने के बाद में साइन एक्स का मान हमने प्राप्त किया है प्लस माइनस √3/2। अब तृतीय चतुर्थांश में हम जानते हैं कौन धनात्मक होता है, टेन धनात्मक होता है, तो साइन क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। इसलिए साइन एक्स का मान हो जाएगा ऋण चिन्ह के साथ -√3/2। ये हमने प्राप्त कर लिया। अब हमें टेन ज्ञात करना है। कॉस आपको मालूम है, साइन आपने ज्ञात कर लिया है, टेन ज्ञात करना है तो इस सूत्र का उपयोग किया, टेन एक्स बराबर साइन एक्स अपान कॉस एक्स, और साइन एक्स और कॉस एक्स के मान रख दिए और इसको हल कर लिया। हम देख रहे हैं कि टेन का मान धनात्मक आ रहा है। अब साइन मालूम है, कॉस मालूम है और टेन मालूम है, तो बाकी के तीन त्रिकोणमितीय अनुपात आप केवल उनको रिवर्स करके, इन्वर्स निकाल करके, 1/, करके उसको निकाल सकते हैं। जैसे कोसेक एक्स का मान निकालना है तो 1 साइन एक्स, तो साइन एक्स -√3/2 है तो ये हो जाएगा -2/√3। इसी तरह से सेक एक्स का मान 1 कॉस एक्स, तो ये -2 हो गया, और कॉट एक्स का मान 1/10 एक्स, तो ये हो जाएगा 1/√3। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि अगर हमें एक त्रिकोणमितीय अनुपात भी मालूम हो तो उसकी सहायता से हम शेष त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात कर सकते हैं, फिर वे किसी भी चतुर्थांश में हों। आप लोगों ने 10वीं कक्षा में केवल प्रथम चतुर्थांश में बाकी त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात किया था, लेकिन अब हम लोग इस स्थिति में आ गए कि किसी भी चतुर्थांश में हो, यदि एक भी त्रिकोणमितीय अनुपात हमें ज्ञात हो तो हम बाकी त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखें हम, इसको थोड़ा सा दूसरे ढंग से भी हम कर सकते हैं। जैसे आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में किया कि सेक एक्स बराबर 13/5 दिया हुआ है और आपको ये दिया हुआ है कि एक्स चतुर्थांश में स्थित है। तो अब हम सबसे पहले क्या करें, सेक एक्स की मदद से बाकी अनुपात ज्ञात कर लें, जैसा हम पहले करते आए। तो सेक एक्स बराबर 13/5 और ये अनुपात h/b के बराबर होता है और ये समानुपाती हैं तो किसी k के बराबर होंगे, तो हम इस आधार पर निकाल सकते हैं h का मान 13 के और b का मान 5 के। अब पाइथागोरस प्रमेय लगाया हमने तो p का मान हमारे पास में आ गया 12 के। तो इस तरह से तीनों भुजाएं हमें ज्ञात हो गई। तीनों भुजाएं ज्ञात हो गई तो हम कोण का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब हम देखें कि हमारी कंडीशन, हम चतुर्थ से चतुर्थांश में है, तो आपने ये डायग्राम में देख रहे हैं आप कि चतुर्थ से चतुर्थांश में कॉस थीटा धनात्मक होता है। इसका मतलब क्या होता है कि साइन एक्स और टेन एक्स ऋणात्मक होंगे,
तो जो भी हम साइन एक्स का मान लिखेंगे वो ऋण चिन्ह के साथ लिखेंगे। तो साइन एक्स बराबर ऋण चिन्ह पहले लगा दिया, फिर हम देख सकते हैं p अपान एच, तो p की जगह पर 12 है, 12 के, और h की जगह पर 13 के, तो मान रख दिया 12 के बटे 13 के से के कट गया और आपको साइन एक्स का मान मिल रहा है -12/13। ठीक इसी ढंग से टेन एक्स का मान ज्ञात कर लिया। टेन एक्स बराबर होता है p अपान b, लेकिन इसमें पहले ऋण चिन्ह हम लगा देंगे। तो ऋण चिन्ह लगाने के बाद में टेन एक्स का मान हमने ज्ञात कर लिया -12/5। अब 3 अनुपात आपको मालूम पड़ गए, साइन, कॉस और टेन। तो साइन और टेन के मालूम पड़ गए और आपको सेक का दिया हुआ है, तो शेष अपन ज्ञात कर सकते हैं। कोसेक का अपन ज्ञात कर सकते हैं 1/sin x, और कास अपने को ज्ञात नहीं था तो 1/sec x करके हमने कॉस का मान ज्ञात कर लिया, जो देख सकते हैं 5/13। और इसी तरह से कॉट एक्स का मान हमने ज्ञात कर लिया 1/10 x, जो -5/12 के बराबर है। तो इस तरह के कोई भी प्रश्न हो, आप लोग बहुत आसानी से इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। बस जो हमारा शेष त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने का तरीका है वो वही रहेगा जो आप लोगों को 10वीं में था, लेकिन अंतर क्या है कि यहाँ पर अब हमें देखना होगा कि उस त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ में किस चतुर्थांश में है और उस चतुर्थांश में कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात धनात्मक होता है। अब ये चीज़ भी हम प्रैक्टिकली देख चुके हैं कि यदि कोई परिक्रामी रेखा, कोई रिवॉल्विंग लाइन 360 डिग्री घूम जाती है तो एक पूरा चक्कर लगता है 360 डिग्री में, और यदि उसी को अपन रेडियन में कहें तो 2π रेडियन, यानी एक चक्कर लगाने में जो कोण अंतरित होता है उसको या तो हम 360 डिग्री कहें या 2π रेडियन कहें। तो जब कोई परिक्रामी रेखा 360 डिग्री या 2π रेडियन कोण अंतरित करने के बाद में अपनी मूल स्थिति में वापस आ जाती है। अब मान लीजिए कि उसने n चक्कर लगाए, तो n चक्कर लगाने के बाद में यानी n बार उसको 360 का गुणा होगा, है ना। एक चक्कर में 1 गुणित 360, 2 चक्कर में 2 गुणित 360, 3 चक्कर में 3 गुणित 360। तो इस तरह से यदि n चक्कर लगाए तो n गुणित 360, और यदि कोण प्रारंभिक अवस्था में थीटा है तो हम देखेंगे कि इतना भी जोड़ने के बाद में n गुणित 360 डिग्री जोड़ने के बाद भी वो उसी मूल अवस्था में हम वापस आ जाते हैं। तो यदि हम डिग्री में कहेंगे तो n गुणित 360 कहेंगे, और यदि हम रेडियन में कहेंगे तो n गुणित 2π रेडियन, और इस स्थिति में हम वापस अपनी मूल अवस्था में आ जाएंगे। और n के मान हम रख सकते हैं 1, 2, 3। अब इन प्रश्नों का, इस अवधारणा का उपयोग हम सवालों में करेंगे। उसके पहले एक अवधारणा और है, आप लोग यहाँ चित्र में देख सकते हैं। ये चित्र में आपको परिक्रामी रेखा दिख रही है ना, ये परिक्रामी रेखा। अब इसको हम 2 त्रिभुजों के द्वारा बता रहे हैं। अब यहाँ पे आप त्रिभुज AOB में देख सकते हैं, ये इस त्रिभुज AOB में ये जो त्रिभुज आपका AOB है, इसमें आप यदि देखें, ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं हम, तो इस त्रिभुज में हम देख सकते हैं साइन थीटा बराबर AB अपान OA। AB क्या है, लंब है, और OA कर्ण है, तो AB अपान OA, और कॉस थीटा बराबर OB अपान OA। ये सभी को स्पष्ट हो गया, ये हमने त्रिभुज AOB की सहायता से निकाल लिया। अब इस त्रिभुज में, नीचे वाले त्रिभुज में देखें, आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है, अब केवल नीचे वाला त्रिभुज दिखाई दे रहा है, त्रिभुज OBC में। अब OBC में यदि हमें साइन थीटा निकालना हो तो हमें लंब लेना पड़ेगा BC, और इस त्रिभुज के हिसाब से अपन यदि, और कर्ण हो जाएगा आपका OC। तो यदि हमें साइन ऑफ माइनस थीटा का मान निकालना है तो वो हो जाएगा BC अपान OC। वो देख सकते हैं आप, यहाँ लिखा हुआ है साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू BC अपान OC। लेकिन हम जानते हैं कि BC और AB की लंबाई बराबर है, लेकिन BC और AB की दिशाएं बदल गई है। तो यदि हम BC को AB के रूप में लिखना चाहते हैं तो ऋण चिन्ह लगा करके लिखना पड़ेगा। तो ये हमने BC के स्थान पर -AB लिखा है। और इसी तरह से हम देख सकते हैं OC और OA दूरी बराबर है, तो हम OC की जगह OA भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया -AB अपान OA। लेकिन AB अपान OA किसके बराबर है,
साइन थीटा के बराबर है। आप देख सकते हैं यहाँ पर साइन थीटा बराबर ए बी अपान ओ है, तो हमने माइनस ए बी अपान ओ ए की जगह पर माइनस साइन थीटा लिख दिया। तो हमारे पास में एक सूत्र प्राप्त हो गया हमको। क्या सूत्र प्राप्त हो गया? साइन ऑफ माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा के। इसी तरह से कॉस ऑफ माइनस थीटा के लिए देखें तो आधार बटे कर्ण ओ बी अपान ओ सी, और ओ बी की जगह तो ओ बी रखा और ओ सी की जगह ओ ए रख दिया, तो ओ बी अपान ओ ए हम जानते हैं कॉस थीटा के बराबर होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? साइन ऑफ माइनस थीटा तो माइनस साइन थीटा के बराबर होता है, लेकिन कॉस ऑफ माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा के बराबर होता है। अब यदि हमें टेन ऑफ माइनस थीटा निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा? साइन ऑफ माइनस थीटा अपान कॉस ऑफ माइनस थीटा। तो जब मान रखेंगे दोनों तो हमें प्राप्त होगा माइनस टेन थीटा। अब जो हमने दोनों अवधारणाएं देखी, इसका उपयोग हम इन प्रश्नों में हल करेंगे। आपको निकालना है साइन 765 डिग्री का। अब हम जो कोण समझते हैं वो कहाँ तक समझते हैं? 360 डिग्री तक समझते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको 765 को 360 डिग्री से भाग देंगे। तो जब हम भाग देंगे तो 2 बार पूरा पूरा भाग चले जाएगा। 360 का 2 में गुणा 720 होता है, तो ये तो हो जाएगा 720, और जो रिमाइंडर में बचेगा वो 45 बचेगा। तो इस तरह से हम 765 को ऐसा लिख सकते हैं 2 गुणे 360 प्लस 45 डिग्री। लेकिन हम जानते हैं कि 360 डिग्री में कितने का भी गुणा करो वो 0 के डिग्री के बराबर ही होता है, तो ये तो 0 के बराबर ही रहा, और अब बचा क्या? केवल 45 डिग्री। तो ये हो जाएगा साइन 45 डिग्री, और साइन 45 डिग्री का मान हमें ज्ञात है 1/√2। तो ये जो सवाल आपको छठा सवाल दिया हुआ है ये डिग्री में दिया है। यदि सवाल रेडियन में दिया हो तो भी हमें करने में कोई परेशानी नहीं है ना। जैसे ये अब ये भी सवाल डिग्री में दिया हुआ, इसको भी देख लेते हैं हम। कोसेक ऑफ माइनस 1410 1410। अब यदि इस सवाल में अपने को कोसेक में, कॉट में, सेक में कोई कन्फ्यूजन हो रहा हो तो हम क्या करें, सवाल को साइन कॉस टेन में बदल लें। तो ये सवाल को मैंने साइन में बदल दिया, तो अब सवाल मेरा किस रूप में हो गया? साइन ऑफ माइनस 1410 डिग्री। अब हम जानते हैं, अभी अपन ने पढ़ा कि साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस चिन्ह बाहर आ गया, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस साइन 1410 डिग्री। अब इस 1410 डिग्री को हम इस रूप में बदल करके लिख सकते हैं जिसमें 360 आए, यानी 360 में यदि हम 4 का गुणा करें और उसमें से फिर 30 डिग्री को घटाएं तो ये 1410 के बराबर आ जाता है। आप लोग देख सकते हैं इसको हल करके। अब ये स्थिति बन गई माइनस साइन, और ये 4 गुणित 360 डिग्री, इसका मतलब ये 0 के बराबर ही है, ये वाली चीज़। तो इसको हटा दिया तो बचा ये माइनस ऑफ साइन ऑफ माइनस 30 डिग्री। यहाँ तक हम आ गए, और हम देख रहे हैं कि साइन ऑफ माइनस थीटा का मान होता है माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस ऑफ माइनस साइन 30, और इसका मान 1/2 होता है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। तो अब हमने ये किसका मान निकाल लिया? साइन ऑफ माइनस 1410 का। तो अगर अपने को कोसेक का निकालना है तो उसका रिवर्स लेना पड़ेगा, तो ये उसका इन्वर्स ले लिया हमने 1/2 का, तो ये आपका जो उत्तर आ गया ये कोसेक में आ गया। प्रश्न क्रमांक 8 देखें। अब इसमें हमें रेडियन में दिया हुआ है, तो रेडियन में भी करना है तो तरीका वही रहेगा। ये 10 19/3 पाई दिया है, तो हम क्या करें, 3 का भाग 19 में दे दें, तो 6 बार तो पूरा जाएगा, तो और बचेगा 3, बचेगा 1, 6 3 18 और 1 19। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 19/3 को हम लिख सकते हैं ऐसा 6 पाई प्लस पाई/3। अब 6 पाई को हम लिख सकते हैं 3 × 2 पाई, और 2 पाई यानी 0 के बराबर है। वो हम देख चुके हैं, जिस तरह से 360 डिग्री 0 पर वापस ले जाता था, इसी तरह से 2 पाई रेडियन भी वापस 0 पर ले आता है। तो अगर इसको हम हटा दें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब हमारे पास में सवाल बन गया 10 पाई/3, और 10 पाई/3 का मान होता है √3।
इसी प्रकार -11π/3, तो अब इसमें से अपन ने माइनस साइन को बाहर ले लिया, ये साइन ऑफ -θ इजिकल टू -sin θ, उस गुण का हमने उपयोग किया। अब इस ऊपर वाले 11 को इस तरह से लिखना है कि एक हिस्से में 3 का भाग चले जाए। तो 3 का भाग कब जा सकता है? जब 3 चौक 12, तो इसको हमने 12 माइनस पाई के रूप में लिखा। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 12 माइनस पाई लिखा, और इसको अलग अलग कर लिया, तो ये 4π माइनस π/3। अब 4π को हम वापस देख सकते हैं कि ये 2 इंटू 2π है, और 2 इंटू 2π मतलब ये 0 के बराबर है। तो इसको यदि हम हटा भी दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से अब सवाल हमारा इस रूप में हो गया, माइनस ऑफ साइन माइनस π/3। और इसको हम हल करेंगे, एक साइन तो ये माइनस का बाहर है, और इसमें से बाहर माइनस साइन ऑफ -θ इजिकल टू -sin θ, तो ये दूसरा माइनस साइन उस वाला माइनस साइन है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन π/3 का मान √3/2। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 10 देख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 10 में भी सवाल कॉट में दिया हुआ है, तो अपन ने उसको 10 में हल कर लें, और फिर बाद में उसको कॉट में बदल देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 ऑफ -15π/4। अब इस 15 को ऐसा लिखें कि एक बार 4 से भाग चले जाए, तो 4 से भाग जाने के लिए 16π लिखना पड़ेगा हमें। तो हमने 15 को लिख दिया 16π माइनस पाई। अगली स्टेप में 4 से भाग दे दिया, तो ये आपको मिल रहा है माइनस ऑफ, इस स्टेप में आप देख सकते हैं 4 से भाग देने पर 4π माइनस π/4, और इस 4π को हम ऐसा लिख सकते हैं 2π इंटू 2, और 2π इंटू 2 लिख देंगे तो ये 0 जैसा हो गया। और अब अगली स्थिति में हम देख सकते हैं कि इसका मान हो गया माइनस ऑफ 10 माइनस π/4। और अब हम जानते हैं 10 ऑफ -θ इजिकल टू -tan θ, तो ये ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा, माइनस ऑफ -10π/4, 10 के आगे आ गया ऋण चिन्ह, और 2 बार ऋण चिन्ह आ रहा है, तो ये धनात्मक हो गया। तो 10π/4 का मान होता है 1। अब 10π/4 का हमने मान ज्ञात कर लिया, तो कॉट ऑफ -15π/4 का मान, तो ये किसके बराबर होता है 1/10 -15π/4 के, और ये मान हम ज्ञात कर चुके हैं 1, तो 1/1 यानी 1। तो इस तरह से हमने 10 में सवाल हल करके कॉट में पूछा गया था तो उसको उत्तर ला दिया। तो इस तरह से आप स्वयं सवाल हल करके देखें और प्रैक्टिकली भी करके देखें, तो आप लोगों को त्रिकोणमिति में कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा। हर चीज़ हम समझ करके करेंगे, और समझ करके करने से अपने आप चीज़ें आपको याद हो जाएगी। कुछ चीज़ें याद होती है समझने से, और यदि हम बिना समझे याद करते हैं तो वो रटना कहलाता है। और रटना गणित में कभी भी फ़ायदेमंद नहीं होता, किसी भी चीज़ में फ़ायदेमंद नहीं होता, लेकिन गणित में तो कभी भी फ़ायदेमंद नहीं होता। तो आप लोग समझ करके हल करने की कोशिश करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।